हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने से पहले हमें आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो वैसे बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, उन्हें तो यह पता ही होगा कि आज क्लास में क्या होने वाला है। लेकिन वैसे बच्चे जो इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे बता दूं जानकारी के लिए कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11-12 बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बनाएंगे और सीखेंगे भी। एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप इतने काबिल हो जाएंगे कि सारे प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो जैसा कि शुरू से आप लोगों को अभी तक ये बताया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सी से। जो सी सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, और सी में जो एलिमेंट होते हैं वो Z1, Z2, Z3, Z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि क्या किए हम लोग, ये Z जो आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म में यही लिखते हैं। क्या किए हम कि इस x को और y को उठा के एक ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिया। क्या बना लिया? एक ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो आपका रियल पार्ट है ना, इसको हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, और दूसरा जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। तो x एक्सिस और y एक्सिस पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्रमशः रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो उसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गेंड प्लेन कहते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन मैंने इस बोर्ड पर लिखा, टाइम बचाने के लिए लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन से ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, जान रहे हैं, x प्लस आई वाई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसमें क्या किए? करस्पॉन्ड टू द ऑर्डर्ड पेयर। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर देगा ही। रियल पार्ट को लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर देता है। क्या करते हैं? एक्स वाई, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अब इसको एक पॉइंट के तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पॉइंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर किस पे रिप्रेजेंट होता है? तो एक्स वाई प्लेन पर होता है। अब इसको रिप्रेजेंट किए हम एक्स वाई प्लेन पर, तो यही एक्स वाई प्लेन जो हुआ आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन कहलाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 + 3i है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में 2, 3 हमको एक पॉइंट मिलता है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ये जान रहे हैं x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस का, ये निगेटिव डायरेक्शन है, यह आपका y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। अब यदि 2, 3 को लोकेट करना है हमको, तो क्या करते हैं? 1, 2, 3, और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से है, तो 2 पार्ट लेके ये हम इस तरह से यहाँ पर लोकेट कर देते हैं 2, 3। तो इस तरह से यह जो पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ क्या कहलाया? ये आर्गेंड प्लेन कहलाया। अब देखिए आपके मन में यहाँ प्रश्न आता होगा कि भाई इसका नाम आर्गेंड प्लेन क्यों रख दिए, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों रखें? क्योंकि एक्चुअल में जो है ना, ये रियल नंबर तो दोनों है नहीं। ये आपका 2 जो है रियल पार्ट है, लेकिन 3 तो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम इसको भी जनरल प्लेन ही नाम दें, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नाम दें, या कोऑर्डिनेट एक्सिस ही नाम दें। तो इस प्लेन को हम लोग इसलिए जो है थोड़ा सा अलग हट के नाम दिए, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है।
कौन सा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्लेन का यूज करते हैं हम लोग? आर्गन्ड प्लेन का यूज करते हैं। तो यही बात हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी टूटी भूसी भाषा। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें देखिए, आप ध्यान दीजिए कि यह जो रियल पार्ट था हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि z इक्वल टू -2 + 3i भी रहे, तो इससे पॉइंट मिला -2 और 3 मिला, तो 2 यानी कि निगेटिव साइड -2 और फिर उसके बाद 3, ये -2 और 3 का पोजीशन हो जाता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन पे हम किसको ले रहे हैं भाई? रियल पार्ट को ले रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हम किसको ले रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट को ले रहे हैं। इसलिए ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को जो है हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमेशा वाई एक्सिस में आता है। इसके बाद एवरी नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर होते हैं वह रियल नंबर होता है। सीधी बात है, बहुत आसान से समझ सकते हैं इसको, खाली लिखा दिया है लेकिन यह तो ऑलरेडी समझ में आ गया पहले और दूसरे लाइन से ही। उसके बाद एवरी नंबर ऑन द वाई एक्सिस इज इमेजिनरी नंबर। वाई एक्सिस पे जो भी नंबर आएंगे हमारा कौन सा नंबर आएगा? इमेजिनरी एक्सिस आएगा। तो इस तरह से हम लोग आर्गन्ड प्लेन का निर्माण कर लिए। अब आर्गन्ड प्लेन जब बना लिए तो क्या होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया रियल पार्ट, इसके एभव इमेजिनरी का पॉजिटिव है, इस एक्सिस के बिलो इमेजिनरी का निगेटिव है। तो इसे हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर हम कहें कि एभव द एक्स एक्सिस, तो एभव द रियल एक्सिस, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव, अब बिलो द एक्स एक्सिस या बिलो द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के बिलो क्या होता है? वाई का निगेटिव। तो इस तरह से भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पोलर फॉर्म में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन को। तो आइए देखें, लेकिन पोलर फॉर्म को देखने से पहले आइए हम लोग कुछ पॉइंट को लोकेट करके देख लें, प्रैक्टिस कर लें। क्या? जैसे कि ये आपका 2 + 3i दिया गया है, ये आपका 2 + 3i के करस्पॉन्डिंग में पॉइंट मिलता है 2 3। 2 3 को किस तरह से लोकेट करते हैं समझ में आ ही रहा है आपको। अगर -3 - 2i ले लें हम, -3 - 2i ले लें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे मिलने वाला पॉइंट आपका -3 - 2 हो जाता है। तो -3 ये हुआ -3, अब -2 आपका ये हो गया, तो ये पॉइंट आपका -3 - 2 हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस जो है रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया है 3 + 0i दिया गया है, 3 + 0i दिया गया है। तो ये जो है नंबर है आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस तरह का? प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल का पोजीशन देखिए कहाँ पे होता है। ये 3 0 आपका पॉइंट मिला, तो 3 हम यहाँ पे आए और 0, तो 3 0 जो भी प्योरली रियल हैं वो सारे आपका एक्स एक्सिस पे होंगे। जो भी प्योरली इमेजिनरी है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं प्योरली इमेजिनरी का, 0 - 4i का लेते हैं, तो ये देखिए प्योरली इमेजिनरी है। इसका पोजीशन देखते हैं क्या है, तो 0 - 4 हो गया, यह पॉइंट हमको मिला 0 - 4 मिला, तो 0 तो यहीं पे रहना है, -4 तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 0 - 4 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं, और प्योरली रियल नंबर जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पे होते हैं। इसीलिए हम वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से बना हुआ प्लेन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसा कि आप लोग जाने कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i y को रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट के द्वारा।
तो अब ये देखिए, ये पॉइंट का पोजीशन कहीं ना कहीं तो आएगा ही। ये एक्स एक्सिस में जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस में वाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब मान लीजिए कि यह आपका P और ये जो है ओरिजिन, तो इस पोलर फॉर्म में इस ओरिजिन को आप कहिए पोल। क्या कहिए? पोल कहिए। इस पोल से इस P का जो डायरेक्शन है या इस P तक पहुंचने का जो तरीका है, तो ये तरीका है कि आप x एक्सिस पर x डिस्प्लेसमेंट कीजिए और y एक्सिस पर y डिस्प्लेसमेंट कीजिए और इसके बीच जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो है P पोजीशन पे पहुंच जाते हैं आप। P पोजीशन पर पहुंचने का और एक तरीका क्या है? और एक तरीका क्या है कि आप यहां से डायरेक्ट ऐसे करके भी जा सकते हैं, डायगोनली भी जा सकते हैं। तो यदि मान लिया जाए कि यहां P पर आपका फ्रेंड रहता है और आपको यहां पोल से जाना है, P पर जाना है, तो एक दूसरा फ्रेंड जो P का पोजीशन को जानता है वह आपको दो तरीके से बता सकता है कि भाई यहां से जो है तुम ईस्ट चले जाओ, x मीटर, और फिर वहां से जो है तुमको नॉर्थ ले लेना है। क्या ले लेना है? नॉर्थ साइड में आप चले जाओ y, तो y मीटर जाएंगे तो P पर आप पहुंच जाएंगे। या वही फ्रेंड आपको ऐसे भी कह सकता है कि आप जहां खड़े हैं, है ना, आप जहां खड़े हैं उसके हॉरिजॉन्टल से आप थीटा डिग्री का कोण बनाइए। कितना डिग्री का कोण बनाइए? थीटा का कोण बनाइए। तो अब यहाँ पे आपके मन में आता होगा कि थीटा का कोण कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास बेहद उन्नत किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, आराम से आप इस हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल ईस्ट के तरफ से आप जो है, जैसे ये मैं देख रहा हूँ आगे, अब यहाँ से हमको इस तरह से ये हाथ और ये हाथ के बीच जो है एंगल हम अगर बना सकते हैं, कितना डिग्री? थीटा डिग्री का एंगल, और इसमें जो है आर डिस्टेंस आगे बढ़ जाए तो हमारा फ्रेंड का घर मिल जाता है। तो वही पोजीशन देखिए कि थीटा एंगल बनाइए और आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लीजिए आप, तो भी P पर पहुंच सकते हैं। तो P के लोकेशन को दो तरीके से यहां दिखाया गया। क्या क्या तरीका? एक हो गया आपका x डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट के आधार पर, जो कि जनरली एक्स वाई पॉइंट में हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाते हैं। और दूसरा जो लोकेशन है दिखाने का तरीका कि यह एंगल x आप वहां से x आप जनरेट कीजिए और x में r डिस्प्लेसमेंट आप आगे बढ़ जाइए, तो भी आप P से पर पहुंच जाइएगा। तो पहला तरह का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना x और y के फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेशन का? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और दूसरा जो हम लोग एंगल और डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म। तो ये कोई नया चीज नहीं है, है ना, बात वही है ना, होता है कि बात को घुमा के बात बोलना। पोजीशन हम वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से पहुंच रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं, एक ही एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसके बाद फाइनली डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं r और हम P पर पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह से पोलर फॉर्म में क्या हो गया, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस i से डिनोट करते हैं और इसके द्वारा लिया गया पॉइंट जो है pxy होता है, और इसमें हम क्या ले लेते हैं? एंगल POL इक्वल टू थीटा। ये एंगल POL जो है आप थीटा ले लिए, और OP जो आपने लिया मॉडुलस ऑफ OP ये R जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब ये क्या होता है इसको जस्ट अभी देखेंगे। तो PR थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ P का जो है यह पोलर फॉर्म कहलाता है। यानी कि दूसरे तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए इस पॉइंट P का। अब यहां पर देखिए कि x, y, r और थीटा में एगो रिलेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, x और y के रूप में दिया रहेगा, उसके बाद अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको थीटा निकालना है और r निकालना है। तो यहां आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं और इसमें आपको रिलेशन एक बनाना है।
यहाँ पर x है, y है, r है, थीटा है। अब देखिए अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा को y बाय आर लिख सकते हैं, y बाय आर लिख सकते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू आर साइन थीटा निकल जाता है। उसके बाद यदि हम cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा में यह x अब बाय क्या निकलता है आपका r, तो इससे जो है x का वैल्यू r cos थीटा निकल गया। तो ये x और y का वैल्यू एक झटके में आ गया और हमारा जो क्या कहते हैं जनरल फॉर्म है x प्लस आई वाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब x के जगह पे आप रख दीजिए r cos थीटा और y के जगह पे रख दीजिए r sin थीटा, और इसी को कहते हैं हम लोग, r कॉमन ले लेने से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज नोन एज, लिख दीजिए इसको, विच इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हमको इस दोनों की सहायता से, देखिए इसको नोट कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, ये दोनों पर ध्यान दीजिए, यही मेन चीज है आपका। और एक बात, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी मोबाइल में ही रख लें। अच्छा नोट्स चाहते हैं तो आप जरूर लिख लें। अब इससे हम लोग निकालते हैं r का वैल्यू, क्योंकि r का वैल्यू क्या होगा भाई, है ना। तो r का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग किए, तो यह y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसका भी स्क्वायरिंग कर दिए, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिए, तो एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका मिल जाता है। अब इसका वैल्यू हम जान रहे हैं 1 होता है, इसलिए r का जो वैल्यू निकला यह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकला। इस r को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब याद कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए तो मॉडुलस ऑफ जेड है कि नहीं, क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ जेड है। मॉडुलस ऑफ जेड निकाल के भी देखिए तो आपका आ जाएगा यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए r का जो वैल्यू होता है शॉर्ट में हम कह देते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, तो वह आपका क्या हो जाता है, r निकल जाता है। अब यहां पर r को हम क्या नाम देंगे, मॉडुलस ऑफ जेड, इसीलिए हम इस r को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज r। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमारे पास है कि एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और यह एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है। अगर हम y बाय एक्स कर दें, डिवाइड कर देते हैं, तो यह r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा मिलता है। ये r कैंसिल तो मिल गया आपका टेन थीटा, यानी कि इस टेन थीटा को लिख सकते हैं y बाय एक्स, इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स y बाय एक्स। तो इनवर्स के बारे में उम्मीद है कि आपको जानकारी होगी। अब यहां जो थीटा है आपका, इस थीटा का दो नाम है। इस थीटा को आप कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इस थीटा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड कह सकते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ARG
ऑफ जेड और इसको शॉर्ट फॉर्म में AMP ऑफ जेड। अगर कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड तो वो एंगल दिया हुआ है आपका। अगर कहा जाए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मतलब कि वहां एंगल दिया गया है। कौन सा एंगल दिया गया है, इसको दिमाग में रखिए, ये एंगल दिया गया है। अगर इस फिगर को दिमाग में रखते हैं जो इसके बारे में समझाया गया तो प्रॉब्लम को पढ़ के समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसकी तो गारंटी है। तो इसके बाद जो है हम लोग समझ गए कि यह जो आपका होता है आर्गन्ड प्लेन में, आर्गन्ड प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग पहले भी बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे क्लास 11 में 2D को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म को। तो चलिए पोलर फॉर्म की जानकारी तो अब हो गई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग जाने कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। तो यहां पर देखिए आर्गूमेंट तो आप समझ ही रहे हैं, आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है। अब इसमें भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, अगर इस थीटा का वैल्यू है ना, इसको नोट किया जाए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये क्या होता है, अगर यह आर्गूमेंट थीटा का वैल्यू, आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि ये थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू जो है -π से लेकर क्या हो, पाई के बीच में हो, यानी कि -π को छोड़कर और यह पाई को लेकर इसके बीच में हो, तो इस थीटा के सभी मानों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू अगर पाई से छोटा और -π से छोटा या उसके बराबर या -π से बड़ा हो तो उस मान को, थीटा के उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे, ये सॉरी इक्वेशन में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप लोगों को बताया गया कि यदि थीटा का मान 0 से 2π के बीच लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से 2π के बीच लेते हैं तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है भाई, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है वो -π से लेकर पाई से बड़ा और पाई के छोटा या बराबर इसके बीच जो आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में पोलर फॉर्म में जो थीटा का वैल्यू आता है उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। तो याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है तो लगे हाथों आपसे जरूर ये पूछेगा कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। तो इस चीज़ को दोनों को एक साथ में ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो इसमें प्रायः 2 तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है। एक प्रॉब्लम जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो तो या तो x एक्सिस पर है या तो y एक्सिस पे है, यानी कि जो कि या तो रियल एक्सिस पे है या तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो फाइनली हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि दोनों कैटेगरी का जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस पोलर फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है हम लोग किस तरह से निकालेंगे इस पर विचार करते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के तरीकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं और दूसरा केस सेकेंड लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यह जो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज ऑन द एक्सिस, किसी एक्सिस पे लाइज करता है, तो इसका मतलब हुआ कि वह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो x एक्सिस पर है या तो y एक्सिस पे है।
जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, ये चले हम कहाँ से, माइनस पाई से चलते हैं, माइनस पाई से चलते हैं और इसके बाद जो है कहाँ तक आते हैं, पाई तक आते हैं, इस तरह से। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग माइनस पाई से लेकर पाई तक लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री, वाई एक्सिस का ये जो एक्सिस है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन यानी अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये पाई/2, ये आपका पाई को रिप्रेजेंट, पाई एंगल, पाई आर्गूमेंट, और यह माइनस पाई/2 भी इसको हम लोग लिखते हैं। हालांकि यह 3π/2 होता है, चूंकि यह एग्जिस्ट करता है माइनस पाई तक, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस पाई/2 ही लिखेंगे। चूंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कहा गया कि माइनस पाई से लेकर कहाँ तक, पाई तक, तो पाई से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हालांकि 3π/2 जो है यहाँ पाई से ज़्यादा होता है, तो जितना के बीच में रेंज हमको कहा उतना सा हम एंगल को ले लिए, डिस्क्राइब कर लिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह जब एक्सिस पर होता है तो दो कंडीशन क्रिएट होता है कि z जो होता है प्योरली रियल और z जो होता है प्योरली इमेजिनरी। तो z प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल कब होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो वह जो है आपका प्योरली रियल होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, y एक्सिस पर हो, तो वो आपका प्योरली इमेजिनरी हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि z इक्वल टू 3 + 2 0i ले लीजिए, यह आपका क्या हो गया, 3 0 पॉइंट दे रहा है। z इक्वल टू -4 0i ले लीजिए, प्लस या -0i ले लीजिए, तो यह -4 और 0 पॉइंट को देता है। ये दोनों पॉइंट कहाँ है आपका, ये दोनों पॉइंट है आपका x एक्सिस पे। अब यदि हम ले लें z इक्वल टू 0 + 2i ले लें, तो यह 0 और 2 ये पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो 0 2 जो है हमारा किस पे है, x एक्सिस के एबव यानी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब यदि z का वैल्यू 0 -3i ले लें, तो यह आपका क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हुआ, और उसके बाद इससे जो मिला पॉइंट हमको 0 -3, जो कि आपका y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पे है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब देखेंगे, ये हमने देखा तो पता चल गया ये किस पे है भाई, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो इसका आर्गुमेंट कितना ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखे हमने, इससे हमको पॉइंट मिला, ये पॉइंट आपका कहाँ है, ये पॉइंट है x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पर, तो इसका आर्गुमेंट निगेटिव डायरेक्शन में आर्गुमेंट पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको कोई दिखाया, इससे हमको मिला 0 2 का लोकेशन सोचिए कहाँ है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका लोकेशन है, तो यहाँ जो है आर्गुमेंट आपका π/2 होता है। अब यदि हमको दिखा दिया कि 0 -3i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये निश्चित रूप से आपका किस पे है, y एक्सिस पे है। किधर एग्जिस्ट कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में आए तो इसके लिए जो आर्गुमेंट होता है आपका -π/2 होता है। तो उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा कि किस एक्सिस पर होने के बाद क्या आर्गुमेंट लें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 डिग्री आर्गुमेंट, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में पाई डिग्री आर्गुमेंट, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में π/2 आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट ऑफ z y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में -π/2 आर्गुमेंट होता है। अब इससे रिलेटेड इस प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो और भी समझ में आएगा, लेकिन यह चीज़ को याद रखना जरूरी है कि किस एक्सिस में किसी भी पॉइंट का लोकेशन कहाँ होता है और उसका आर्गुमेंट क्या होता है। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट मिलते हैं जो तो ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना तो वाई एक्सिस पे हो, यानी कि क्वाड्रेंट में हो। कहाँ पे हो, क्वाड्रेंट में हो। तो इस तरह के पॉइंट के लिए, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमको जो यूज करना है, जो मेथड, वो मेथड याद कीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में कैसे यूज करते थे। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सिंपल जो है tan अल्फा का वैल्यू निकालते थे।
तो टेन अल्फा का वैल्यू जो भी आपका निकला है ना, और उसके बाद उसका पॉजिटिव और निगेटिव को नेग्लेक्ट करते हुए, तो चलिए इसको पूरा पढ़ के देख लेते हैं। व्हेन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई डज नॉट लाइज ऑन एनी एक्सिस, एनी किसी एक्सिस में लाइज नहीं करता है, तो z दिया गया है। पहले यह पता करें कि z किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, ये पता करना कि यह किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमको क्वाड्रेंट पता चल गया। तो यहां पर हम सबसे पहला काम यही कर लेंगे कि नोट कर लेंगे कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। नोट कर लिए। फिर उसके बाद हमको फाइंड करना है टेन अल्फा का वैल्यू। टेन अल्फा का वैल्यू का मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसका मॉड लेने का मतलब हुआ कि प्लस माइनस अगर इसमें आता है, कुछ भी आता है, तो फाइनली यह प्लस में ही रहेगा, है ना। कहाँ रहेगा, प्लस में ही रहेगा। प्लस में वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए कि अगर यह वैल्यू हमारा क्या निकल गया, इससे अल्फा हमारा निकल गया। क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। अब मान लीजिए कि टेन अल्फा इक्वल टू 10√3 आता है, √3 आया, टेन अल्फा इक्वल टू √3 आया, तो अल्फा का जो वैल्यू है कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर हम डिसाइड कर लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, अल्फा ही इसका आर्गूमेंट हो जाएगा। अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फिर इस अल्फा को क्या करेंगे कि पाई माइनस अल्फा कर देंगे, तो वो आर्गूमेंट निकल जाएगा उस करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए यहां भी निगेटिव है, एक्स के साथ भी निगेटिव है और वाई के साथ भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम अल्फा निकाले हुए हैं, तो यहां पर माइनस और प्लस को, माइनस को नेग्लेक्ट करके निकाले हुए हैं। लेकिन जब इसका एक्चुअल पोजीशन हम लेंगे, कहां पे लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा का पोजीशन लेने में क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा माइनस पाई लिखेंगे। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, अल्फा के लिए माइनस अल्फा लिखेंगे। सेम यही चीज हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में करते थे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का शुरुआती चैप्टर आप देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अगर वहां ठीक तरह से आप समझे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो समझने से मतलब रखते हैं, तो उम्मीद है कि इतना लिखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15D का एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने उठाया है। तो 2 में जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ -2 दिया गया है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि यह जो है आपका प्योरली रियल है। तो याद कीजिए कि प्योरली रियल है, या तो यह प्योरली रियल है तो एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा ये। अब देखा जाए कि जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको जेड मानते हुए आगे आपको बढ़ना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद इसका पोलर फॉर्म लिखना है। इट्स पोलर फॉर्म z इक्वल टू क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं। अब इसमें हमको क्या चाहिए भाई, r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r का जो वैल्यू है याद कीजिए कि मैं मॉडुलस ऑफ z से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि -2 + 0i, और यहाँ याद रखिए कि यह z जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और चूंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट यहाँ कुछ नहीं था तो इमेजिनरी के जगह पे हम लोग 0 डाल दिए थे। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ये देखिए 2 आपका निकल जाएगा, निकल गया हमारा। r पता चल गया कितना है, यह 2 है। अब हमको थीटा चाहिए। अब देखिए कि z इक्वल टू -2 + 0i है ना, करस्पॉन्डिंग टू, इसी तरह से लिखना है, करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट, क्या पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में है, -2 0,
-2 0 हमको इससे पॉइंट मिलता है, और यह -2 0 जो है कहाँ लाइज करता है, विच लाइज ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। ये जब एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, अभी तुरंत हमने बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में यह 0 आर्गूमेंट, यह π/2 आर्गूमेंट, यह पाई आर्गूमेंट, यह -π/2। तो यह आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए आर्गूमेंट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब थीटा का भी वैल्यू निकल गया और आर का भी वैल्यू निकल गया। क्या करना है, अब इस दोनों को इसमें जो है आपको रख देना है, यही काम करना है। तो इसका पोलर फॉर्म z = 2 × cos पाई प्लस i साइन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इस तरह से हम पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक प्रॉब्लम और देखिए, जैसे 3 नंबर में दिया गया है सिर्फ आपका -i, तो z को 0 -i तो लिख ही सकते हैं आप, है कि नहीं, रियल पार्ट हमारा 0। अब इसमें क्या करना है कि इसका पोलर फॉर्म लिखना है बच्चों। तो पोलर फॉर्म लिखिए और z को लिख दीजिए r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, और यहाँ r जो होता है मॉडुलस ऑफ z होता है। तो z मॉडुलस अगर निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा। अब चूंकि z = 0 -i जो है करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट है ना 0 -1 विच लाइज ऑन किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर यह लाइज करता है बिलो द x एक्सिस के नीचे, और यह जो है y एक्सिस पर लाइज करता है। तो x एक्सिस के नीचे, यही x एक्सिस हुआ इसके नीचे, इसके लिए आर्गुमेंट देयरफॉर थीटा = -π/2, ये आर्गुमेंट हो गया। अब इसमें थीटा भी आपको पता चल गया और जेड भी आपको पता चल गया। अब इस दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए, यही हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में। तो cos π/2 और प्लस i साइन -π/2। तो बच्चों इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं पोलर फॉर्म में। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, पोलर फॉर्म से रिलेटेड ही प्रॉब्लम को देखेंगे और 15D के कम से कम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और यह जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि आप जब बनाएंगे तो अगले 1 से 1.5 घंटे में ये सारा प्रॉब्लम बन के ख़त्म हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब प्रॉब्लम हमारा बन जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा खुशी होगी। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावे, अपनी पढ़ाई के अलावे दूसरे के बारे में मत सोचिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने में ईगो पालते हैं, वो समझते हैं कि मैं एक प्रॉब्लम को कई तरह से बना सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है एक प्रॉब्लम को कई तरह से बना रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम को उधर छोड़ रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, वो अपना दिखाने के लिए, देखिए हम इतने तरह से बना लिए, इतने तरह से बना लिए, एक प्रॉब्लम को 5 तरीके से बना लिए। तो बच्चों आप अपनी हकीकत को समझिए। आप कोई AR वशिष्ठा तो नहीं है, आप कोई रामानुजन तो नहीं है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अगर आप अपने मन से क्रिएट करते हैं, आप अपने मन से अगर 3 तरीके से बना सकते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपको कोई टीचर 3 तरह से बताता है और तब आप सीखते हैं, ये आपके लिए निगेटिव है, ये आपको कभी डेवलप नहीं होने देगा, आप में ईर्ष्याएं क्रिएट करेगा, ईगो क्रिएट करेगा,
आप सोचिएगा कि एक प्रॉब्लम हम 3 तरह से बना रहे हैं और वो लड़का जो है एक ही तरह से जान रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यह नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से अगर आप अपने से बना लेते हैं 2 तरीके से 3 तरीके, तो इसको किसी को पूछना नहीं है, दिखाना नहीं है, बशर्ते कि बना के उसको दिखा देना है कि देखो भाई दोस्त, हमने इसको और एक तरीके से बना लिया। तो इसमें आपका बड़प्पन है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सीखे और बस लगे दूसरे को चेक करने के लिए। तो ऐसी भावना जो होती है आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाएगी। ईगो नहीं रखना है। तो उम्मीद है कि मेरी छोटी सी बात को आप बृहद तरीके से समझेंगे और अपने लाइफ में पालन करेंगे। और अंत में शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए। आपको जो है सर्वश्रेष्ठ बनना है। अगर सारे बच्चे इस तरह से सोचेंगे तो अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन कर सकेंगे। और शुभकामनाओं के साथ, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे बने, बहुत नाम करें और आपका नाम जो है पूरी दुनिया में फेमस हो। जिस तरह से हमारे देश के कई गणितज्ञ इस देश में बहुत नाम करके गए हुए हैं, उसी तरह से आप नाम करें। इस कामना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।